Respectable participants, welcome to the session. हसनैन, मेरी आवाज आ रही है बेटे? जो है वो पास की तरह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा जो है वो हम गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं और उसमें सेक्रेटरी जो है वो पहले नंबर पर आता है। फेडरल सेक्रेटरी की मैं बात करूंगा। फेडरल सेक्रेटरी जो है वो ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। उसके नीचे सुबॉर्डिनेट स्टाफ जो है वो उसे असिस्ट करने के लिए मौजूद होता है। तो आज उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेक्रेटरी जो है उसका रोल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के बाद जो है वो मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल साइड के ऊपर ले जाऊंगा कि व्हाट फंक्शन अ सेक्रेटरी परफॉर्म्स in discharging his duties in the ministry. Rest of the officials या officers will be dealt with separately. सेक्रेटरी के जो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं वो फंक्शंस जो हैं जो वो डील करेगा उसके बारे में, जबकि जो बाकी उसके ऑफिसर्स होंगे जो कि एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, उनके फंक्शन जो है मैं किसी दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू होगा। पार्ट 2 एज यूजुअल जो है हमारा वो प्रेसी या समरी के बारे में होगा। एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस आई विल गिव यू ए इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन जो कि 5-6 पैरों पर मुश्तमिल होगी। उसकी हमने समरी बनानी है विद डेफिनेट प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स बाय द ऑथर। I have taken it from the previous paper, your paper. I'll give you some time to read it, to understand it, and then make a summary out of that. जब आप कर लेंगे तो फिर मैं आपके साथ अपना सोल्यूशन जो है प्रेसी का या समरी का वो मैं शेयर करूंगा, तो आप अपने प्रेसी के साथ उसको टैली कर लीजिए। तीसरा पार्ट जो है वो आज 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्रेस कम्युनिके क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। तो एज यूजुअल आज भी 3 ही पार्ट होंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो आपका क्वेश्चन आंसर जो टाइम है वो लास्ट 15 मिनट्स होंगे। उस दौरान आप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते, ताकि हमारी जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर के अंदर ना आए। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल आस्किंग योर क्वेश्चंस। आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग यू लाइक टू आस्क मी। तो बी पेशेंट टिल दैट टाइम। तो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ स्लाइड नंबर 1 अपनी 7th लेक्चर की। हसनैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? पार्ट जो है, जैसे पहले से मैंने आपको ब्रीफली बताया था, उसकी पहली स्लाइड जो है वो ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ ए मिनिस्ट्री हैं। और इसके अंदर मिनिस्ट्री जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तो डिपार्टमेंट्स होते हैं,
लेकिन फेडरल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कंट्रोल करती है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को। तो उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है, जो कि BPS 22 का ऑफिसर होता है। असनैन स्लाइड नजर आ रही है? सबसे बड़ा ऑफिसर सबसे बड़ा जो है वो एक मिनिस्ट्री के अंदर वो सेक्रेटरी है, जो कि ग्रेड 22 का, ग्रेड 22 का एक ऑफिसर होता है। ही इज असिस्टेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी। एक से ज्यादा भी एडिशनल सेक्रेटरीज एक सेक्रेटरी के अंडर हो सकते हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी का ग्रेड जो है, जो बेसिक पे स्केल है, वो 21 होता है। तीसरे नंबर के ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी का बेसिक पे स्केल जो है वो 20 है। देन फोर्थ नंबर के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी BPS 19 का ऑफिसर होता है ये। देन कम्स सेक्शन ऑफिसर, जो ग्रेड 17 में भी होते हैं, ग्रेड 18 में भी। देन 6 नंबर के ऊपर असिस्टेंट होता है। अपर डिवीजन क्लर्क होता है 7th नंबर के ऊपर। लोअर डिवीजन क्लर्क, दफ्तरी और पीएल। ये 9 कैटेगरीज हैं डिफरेंट, जो कि एक मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो लोग काम करते हैं। सेक्रेटरी एक होता है, एडिशनल सेक्रेटरी एक से ज्यादा हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी 2-3 से ज्यादा हो सकते हैं। लाइकवाइज डेप्टी सेक्रेटरीज जो हैं उनकी तादाद भी जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री कि वो कितना बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल कर रही है। और सेक्शन ऑफिसर जो हैं वो तो बेशुमार होते हैं। असिस्टेंट्स भी उस हिसाब से ज़्यादा तादाद में होते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क्स भी होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क्स भी होते हैं, दफ्तरीज और PMs भी होते हैं। तो ये एक सेटअप है जो कि फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर डील करता है अपने वर्क को, जो कि उसको अलॉटेड होता है। अब मैं चलता हूँ कि सेक्रेटरी क्या काम करता है। व्हाट आर द ड्यूटीज हैव बीन असाइंड टू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। उसका काम क्या है एंड हाउ ही डिस्चार्जेस हिज फंक्शंस। Secretary, he is the administrative head of a ministry. ये अपनी मिनिस्ट्री का हेड होता है। He is the principal advisor to the minister on all matters of policy and administration related to his ministry. इसके सेक्रेटरी के ऊपर मिनिस्टर होता है, जो कि जिसको सेक्रेटरी असिस्ट करता है टू वर्क फॉर द मिनिस्ट्री in case of all policy matters and the administrative matters related to his ministry. The secretary's responsibility is complete and undivided. एक सेक्रेटरी जो है वो अपने इख्तियारात में यकता होता है, उसकी कोई डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सारे कामों का जिम्मेदार, सारी मिनिस्ट्री के काम जो है उसी के हाथ से गुजरने होते हैं। That's why the third number shows that his responsibility is complete and undivided. Fourth function and responsibility of his secretary in the ministry is he is empowered to enter into an agreement, treaty with foreign governments on behalf of federal government. एक सेक्रेटरी जो है उसके पास इख्तियार होता है कि वो बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ अपनी गवर्नमेंट
की तरफ से वो मुआहदे जो हैं वो कर सकता है। पांचवा फंक्शन जो है वो सेक्रेटरी का, his responsibilities are to carry out execution of the policies of the government as laid down by the minister। इसका काम सेक्रेटरी का ये है कि जो पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है अपने मिनिस्टर के थ्रू, वो उसको कैरी आउट करने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये मेजर रोल प्ले करता है सेक्रेटरी। It is the duty of the secretary to assist the minister in charge of the ministry concerned in formulation of the policies of the government. And whenever minister concerned of the ministry intends to formulate a policy on behalf of the government, तो सेक्रेटरी उसकी पॉलिसी जो है उसका पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करता है और वो मिनिस्टर के सामने रख देता है। मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद वो कैबिनेट में पेश होता है और कैबिनेट जो है वो उसको उसकी अप्रूवल देती है, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से पॉलिसी जो है वो बनाने में मिनिस्टर की मदद करना जो है वो सेक्रेटरी का काम है। रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स, मुझे जरा बताइए, मुनीबा फ्रॉम लाहौर, are you people writing in your notebooks whatever I am displaying on the screen? And क्या मैं जो बोल रहा हूँ या मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्लाइड में, लाहौर से उस्मान, हाँ जी उस्मान, आप बेटे लिख रहे हैं आप लोग या सिर्फ सुन ही रहे हैं? हसनैन अलाउ करें इसको, उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम। हाँ बेटे, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ सुन ही रहे हैं? जी जबरान, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे मुझे। राबिया, सर लिख नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। नहीं ये तो फिर नहीं होगा। फिर आप सुनने से तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे चीजें, ये निकल जाएंगी। तो व्हाई नॉट यू पीपल राइट डाउन इट, या इसका स्क्रीन शॉट ले लें अपने पास स्लाइड। जी वो नहीं है बे? ये पॉसिबल है? जी सर। हाँ स्क्रीन शॉट ले लें का, ताकि आपके पास कोई रिकॉर्ड तो रहे ना। ऐसे तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको दिखाता जाऊंगा, तो आपके तो मेरा ख्याल इतनी मेमोरी तो नहीं शार्प होती इंसानों की कि वो ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो उसको याद रख सके, बिकॉज यू पीपल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो जो मेरा तरीकाकार है, बेटर है कि आप इसको जिस हद तक भी हो अपने हाथ से गुजारें इन चीज़ों को। ठीक है सर। हाँ तो इट इज़ माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। मुनीबा किधर है आज? राबिया, आज लगता है लाहौर से लोग कम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अगला सातवां फंक्शन जो एक सेक्रेटरी का है, he is also means secretary is also responsible to execute and review of the policies। जितनी भी पॉलिसीज जो हैं वो सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर बनाता है और गवर्नमेंट से अप्रूव करवाता है।
उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जितनी प्रीवियस पॉलिसीज बनी होती हैं किसी भी इशू के ऊपर, उन सबको रिव्यू भी करना उसके दायरा इख्तियार में आता है। जो वक्तन फवक्तन उसके अंदर चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट लाना चाहती है, as has been directed by the government to the minister concerned, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, तो मिनिस्टर जो है वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू पॉलिसीज के अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई रिव्यू जो है वो अगर दरकार है तो ही इज अलाउड टू, it has become the responsibility of the secretary to do that. 8वां फंक्शन जो है सेक्रेटरी का, the decision given by the secretary regarding any matter is recognized as an authentic government decision in the course of law. सेक्रेटरी जो है वो एक मुतबिर शख्सियत समझी जाती है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जो कहता है वो कोर्ट के अंदर आप उसको एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मिनिस्ट्री। जो वो कहेगा उसका हरफ बहरफ जो है वो लॉ होगा, कानून होगा, ऑर्डर होंगे गवर्नमेंट के, तो आप उसको एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश कर सकते हैं कि दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज बीन साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। 9वां फंक्शन जो है, secretaries are appointed mostly from the civil service of Pakistan. ये सारे के सारे CSP लोग होते हैं जो कि सेक्रेटरीज लगते हैं। इन्होंने CSS किया होता है और जिसको सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये उसके CSS के थ्रू आते हैं। सिविल सर्विस के लोग होते हैं जो कि सेक्रेटरी के ओहदे पर अपॉइंट होते हैं। 10वां रोल जो सेक्रेटरी का है, he is the principal accounting officer of his ministry also. अब यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ आपके साथ कि एक सेक्रेटरी जो है एट ए टाइम वो बहुत सी कैप्स वियर करता है, कम से कम 3-4 कैप्स जो हैं वो तो मैं गिनवा देता हूँ आपको कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है अपने। तो he wears the cap of administration, he wears the cap of principal accounting officer, he wears the cap of a liaison officer between ministries and the governments, foreign governments। लाइजन ऑफिसर भी है, कोऑर्डिनेट करता है अपने मिनिस्ट्री के साथ लोग। और ये एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करता है। ये नो डाउट जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो नीचे इसके काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेक्रेटरी की ही होती है कि किसी प्रोजेक्ट को लेके जो है वो आगे चलना है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का जो सेक्रेटरी है वही सारे डैम्स का इंचार्ज है। तो इस तरीके से a secretary in the ministry wears so many caps on his head, very important person in the government, जो कि गवर्नमेंट के कामों को आगे बढ़ाता है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सेक्रेटरी के फंक्शन जो हैं वो आपके पेपर के अंदर 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो मैंने 10 पॉइंट्स जो हैं, अगर 10 नंबर का सवाल आ जाए तो आप ये 10 पॉइंट लिख देंगे तो आपका जो है वो आंसर वो कंप्लीट समझा जाएगा। और अगर 5 नंबर का पूछे तो इनमें से 5 नंबर कोई जो हैं वो सेक्रेटरी के फंक्शन जो हैं वो आप पेपर में लिख सकते हैं। तो आई हैव ट्राइड के मेन फंक्शंस, इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शंस अगर हम
उसको बयान करना शुरू कर दें तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कीपिंग इन व्यू दी मार्क्स रेंज इन योर पेपर, मैंने इसको 10 तक रखा है, तो दैट विल सर्व योर पर्पस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अब लास्ट वन जो मैंने कहा है कि ही इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ हिज मिनिस्ट्री, इसके फंक्शन अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर एक सेक्रेटरी के क्या होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होते हैं, उसके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की साइड के ऊपर उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उनको मैंने नहीं छेड़ा अभी। मैं सिर्फ आपके साथ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड होता है, उसी को मैं आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। Duties and responsibilities of principal accounting officer. In the duties and responsibilities of the principal accounting officer, finance is an essential element in policy questions, and the principal accounting officer is to ensure that financial considerations are taken into account at all stages in framing and implementing decisions. तो जब एक सेक्रेटरी जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का फंक्शन जो है उसके जिम्मे जो लगा होता है, उससे उससे तवक्को की जाती है टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर टेकन इनटू अकाउंट एट ऑल स्टेजेस इन फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जितना बजट होता है वो सारे का सारा एक सेक्रेटरी को एलोकेट होता है, मिनिस्ट्री को एलोकेट होता है, जिसका इंचार्ज जो है वो सेक्रेटरी होता है। Then down the line, a secretary has to distribute or delegate his powers and financial functions along with the distribution of the allocated budget जो है वो सारे काम करना जो है वो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। Principal accounting officer shall be assisted by a chief finance and accounts officer। एक सेक्रेटरी जो है वो जब फाइनेंशियल फंक्शन जो है मिनिस्ट्री का वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो दो जो ऑफिसर हैं फाइनेंस के, वो उसको असिस्ट करते हैं। एक चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर होता है और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो होता है वो एक मिनिस्ट्री के अंदर एक होता है, बाज़ औक़ात उसे 2 मिनिस्ट्रीज भी दी जाती हैं। नॉर्मली ही इज a grade 20 officer from the Pakistan Audit and Account Service। जबकि उसके साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ग्रेड 18 या ग्रेड 19 का एक ऑफिसर होता है। तो सेक्रेटरी एज ए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर discharges his duties in financial and budgetary matters by the assistance of the CF&AO and financial advisor of the finance ministry। तो ये दो बंदों की मदद से सेक्रेटरी जो है अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करता है और फाइनेंशियल मैटर्स को डील करता है। The delegation of greater financial powers to the principal accounting officer entails greater responsibility also। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल पावर जितनी सेक्रेटरी को दी होती हैं, तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी भी इतनी ज्यादा जो है वो आती है। The principal accounting officer is responsible not only for the efficient and economical conduct of ministries, divisions, departments, but also continues to be personally answerable before the Public Accounts Committee। As all of you are from the पब्लिक सेक्टर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ ये बयान करना चाहता हूँ कि एक सेक्रेटरी जो हैं वो
जब फाइनेंशियल मैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं तो वो PAO या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहलाते हैं, और वो हर किस्म के फाइनेंशियल मैटर की जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर होती है। इवन सो मच हो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो एक सेक्रेटरी अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द ऑब्लिगेटरी and he is duty bound to attend the public accounts committee meeting. लेकिन अगर कभी ना जा सके सेक्रेटरी तो एडिशनल सेक्रेटरी को वहाँ भेज देते हैं, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उन्हें कोई इतराज तो नहीं है कि एडिशनल सेक्रेटरी को रिप्रेजेंट कर ले आके। बहरहाल अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी हिमसेल्फ to present to go there personally to attend the public accounts committee meetings, because whatever audit observation stands against a ministry, उसका जवाब जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनके जवाब दे। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है तो शायद ऑडिट ऑब्जर्वेशन ड्रॉप कर दे, अगर नहीं होगी तो एक सेक्रेटरी को ओन करना पड़ेगा कि यस, दिस मिस्टेक, दिस एरर, दिस ओमिशन हैज बीन कमिटेड बाय हिज मिनिस्ट्री, ही हिमसेल्फ ओन्स इट। ये अलग बात है कि बाहर आके फिर वो पूछेगा कि किस बंदे का कसूर था, लेकिन वहाँ वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है कि ये मेरी वजह से, मेरी मिनिस्ट्री के बंदों की वजह से ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है ये बनी है। तो इट मीन्स के he is answerable before the public accounts committee in the matter of all audit observations that have been raised by the Auditor General of Pakistan. तो ये एज ए प्रिंसिपल जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके फंक्शंस के तौर पर सेक्रेटरी को हम इस रोल में हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे उसके कौन से फंक्शंस हैं जो कि फाइनेंस से मुतल्लिका है। एक सेक्रेटरी के ज़िम्मे ये ज़रूरी है कि वो दो मेन प्रिंसिपल को देखे कि जो पैसा बजट की सूरत में उसे दिया गया है उसमें से वो इकोनॉमी जो है उसको इंश्योर करे। इकोनॉमी क्या होती है? गेटिंग फुल वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैसा आप गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या आपको उसकी वैल्यू मिली है कि नहीं मिली, क्या उतना बेनिफिट आपने उठाया है कि नहीं उठाया। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है रेगुलरिटी का, कि रेगुलरिटी क्या है कि क्या जो पैसा बजट की सूरत में आपको मिला है वो आपने उस तरीके से ही खर्च किया है जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन ने आपको कहा है। तो इट मीन्स these two main principles, a secretary has to be watchful about these aspects, कि उसका जो बजट उसे मिला है वो इकोनॉमिकली यूज हुआ है कि नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि वो रेगुलरिटी ऑब्जर्व हुई है कि नहीं हुई, कि जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया था क्या वो तयशुदा रूल्स के मुताबिक जो है वो उसको खर्च कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो हैं आपके, वो इस चीज़ को बयान करते हैं कि आपने एक सेक्रेटरी ने ये देखना है कि किस तरीके से वो इसको खर्च करता है। तो फर्दर जो GFR वॉल्यूम 1 के अंदर
जो फर्दर प्रिंसिपल जो हैं वो डिफाइन हुए हैं, वो आपको सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग इशूड बाय द गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 फिर अगला असूल जो है वो प्रोप्राइटी का है, पर्पस का है, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रूडेंस, छठा जो है पब्लिक एडवांटेज का, सातवां अलाउंसेस नॉट टू बी सोर्स ऑफ प्रॉफिट, और आठवां जो है वो इनएविटेबल पेमेंट्स के बारे के अंदर जो है सेक्रेटरी को ये सारे के सारे असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने फाइनेंशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो इफ यू हैव टेकन द इसकी अगर आपने पिक्चर ले ली है तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। बाद में कोई इसमें से कोई क्वेश्चन आपका रेज होगा तो आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। हसनैन, हसनैन, अगली जो स्लाइड है, जो एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने फर्दर देखनी है कि उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां और आती हैं इन एडिशन टू द प्रीवियस वन। आप दोबारा देख लें कि ये चीज़ें उसने इकोनॉमी देखनी है, रेगुलरिटी देखनी है, प्रोप्राइटी देखनी है, पर्पस देखना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस लगती हैं, वो प्रूडेंशियली इस्तेमाल हुआ पैसा कि नहीं, क्या पब्लिक का बेनिफिट उसे मिला है कि नहीं, अलाउंसेस जो है उसने देखने हैं कि सोर्स ऑफ प्रॉफिट ना हो, और इनएविटेबल पेमेंट्स को फौरी तौर पर अदा करना है। इन एडिशन टू दीज 8 मेजर फंक्शंस इन द फाइनेंशियल एरियाज, उसने फर्दर देखना है कि उसने प्रपोजल्स फॉर बजटरी एलोकेशन बनाना है। उसने अपने महकमे का बजट जो है वो एक सेक्रेटरी बनाता है विद द हेल्प ऑफ द CF&AO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और फाइनेंशियल एडवाइजर, दो बंदों की मदद से ये अपने महकमे का बजट प्रिपेयर करता है। फर्दर इसका ये काम भी है एक सेक्रेटरी का कि ये जितना बजट इसको एलोकेट होता है उस बजट के ऊपर कंट्रोल रखना जो है वो भी एक सेक्रेटरी का काम, कि जो बजट उसको मिला है ये नहीं कि वो खुले हाथ से उसको खर्च कर दे, बल्कि जहाँ ज़रूरत है उसको करे, लेकिन जहाँ वो देखता है कि वो ज़रूरी नहीं है तो वो खर्चे को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस इनको फॉलो करे, जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक सेक्रेटरी को इशू करती रहती है। वो रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है या फाइनेंस डिवीजन इशू करता है, वो सब मिनिस्ट्रीज के ऊपर लागू होता है, और तमाम सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टाइम टू टाइम इशूड इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है, वो ये फंक्शन भी निभाता है। देन अगला फंक्शन जो वो और करता है, जो ड्यूटी है उसकी, कि मेंटेनेंस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स करता है। एक जिम्मेदारी उसकी ये भी है कि जो महीने के अंदर वो खर्च करते हैं, मिनिस्ट्री उसकी खर्च करती है, वो उसका अकाउंट्स मेंटेन करें, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स करता है कि कितना बजट जो है उसका एक महीने के अंदर खर्च हो गया है, बचा है, और अगले महीने का जो जो उसको चेक्स इशू होते हैं AGPR से, उसकी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो भी करना उसकी जिम्मेदारी है।
Reconciliation is a word in which item by item financial चीजें जो हैं उनको उनको मैच करना जो है वो रिकॉन्सिलिएशन कहलाता है। और आपको ये मैं याद दिलाता चलूँ कि रिकॉन्सिलिएशन के बगैर आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो शायद इतना कामयाबी से नहीं चलता। आपने देखा होगा कि बैंकों के अंदर जब तक उनकी फिगर्स रिकंसाइल ना करें बैंक वाले छुट्टी नहीं करते। तो आप इसको ज़हन में रखिएगा कि अकाउंट्स ऑफिस के अंदर अगर जनवरी के महीने के अंदर जो चेक्स इशू हुए हैं, अगर ये एजीपीआर के साथ मिनिस्ट्री जो है वो रिकंसाइल नहीं करेगी तो एजीपीआर उनके बिल पास करना जो है वो बंद कर सकता है। जो प्रीवियस मंथ है उसकी फिगर्स को रिकंसाइल करना पड़ेगा कि जी यस एजीपीआर ने इतने चेक इशू किए, इन केस ऑफ प्रोविंशियल सेटअप एजी ने इतने चेक इशू किए, तो बाकी जो है वो हमने रिसीव कर लिए, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एजीपीआर, एजी जो हैं वो और मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जो है वो आपस में ये रिकंसाइल करें, मैच करें अपनी फिगर्स को, कितना खर्चा हो गया है, कितना बजट बाकी बच गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फंक्शन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेंटेनेंस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स का फंक्शन जो कि सेक्रेटरी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर अगर ये सही हो जाए तो आपके फ्रॉड बड़ी हद तक जो है वो रुक सकते हैं। Another function is realization of receipts. आप खर्चा करने के बारे में ही सिर्फ सेक्रेटरी के इख्तियारात नहीं है, बल्कि उसके महकमे के अंदर कोई रिसीट्स आती हैं या उससे मुतल्लिका कोई रिसीट्स होती हैं, तो वो भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो उनको जल्द से जल्द जो है वो रियलाइज़ कराए, उनको वसूल करे। और अगर कोई डिले करता है तो उसके ऊपर वो क्या पेनल्टी इम्पोज करता है। जब हम रिसीट्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो फिर हमें रियलाइजेशन ऑफ रिसीट्स पर फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में हुआ रियलाइजेशन ऑफ रिसीट्स का, तो आई विल गिव यू द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दैट segment of the financial management, कि how federal receipts are being estimated, how they are realized and where they are kept। तो उसके बारे में मीन्स कि जितनी वसूलियां आपकी मिनिस्ट्री को होनी थी क्या वो हो गई हैं या नहीं। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो पिछला भी आया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है दैट इज द बिगर फोरम है जिसके अंदर आपके अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। उसके नीचे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटीज होती हैं जो कि छोटे लेवल के ऊपर अपने फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करती हैं, इन विच ऑडिट डिपार्टमेंट होता है मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है और फाइनेंस डिवीजन जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आके अटेंड करते हैं डीएससी के अंदर। और पीएससी के अंदर जो है वो तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होती हैं, चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, और फिर गवर्नमेंट के तीनों डिपार्टमेंट ऑडिटर जनरल ऑडिट की तरफ से होते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री होती है जिसके अकाउंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, और तीसरा फाइनेंस डिवीजन से उनका रेप होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिवीजन का या मिनिस्ट्री का, ताकि वो असिस्ट कर सके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि कोई रूल रेगुलेशन का इशू हो तो फाइनेंस डिवीजन जो है वो अपनी राय इसके ऊपर देता है। इसका भी ले लिया है आपने पिक्चर ले ली है। वेयर इज मुनीबा? वेयर इज साद महमूद?
Where is Raza Adris? GS नैन इन्हें जरा अलाउ करें, ये कौन हाथ खड़े किए हैं इन्होंने? सर रजा अदरीस बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? जी रजा अदरीस, कैसे हो बेटे, ठीक हो? जी सर, करम अल्लाह का, आप सुनाए। आप तस्वीर ले रहे हैं अपने मोबाइल पर जो स्लाइड्स में शो कर रहा हूँ? जी जी सर, साथ साथ हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास जो है वो रिकॉर्ड रह जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साद महमूद नहीं आया? चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। In each ministry division, there shall be a chief finance and accounts officer under the principal accounting officer who shall assist him and report to him as part of his team. मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपसे ये शेयर किया था कि सेक्रेटरी जब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के फंक्शन कर रहा होता है तो ही इज असिस्टेड बाय 2 ऑफिसर्स। जो है वो एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है और एक एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। तो नवीद, आपका सवाल लूंगा मैं जब बाद में। प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल आंसर इट इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैंने बताया था कि 2 बंदे, एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर, ये असिस्ट करते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। तो अब मैं आपके साथ चीफ फाइनेंस ऑफिसर को पहले डिस्कस करूंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। In each ministry division, there shall be a chief finance and accounts officer under the principal accounting officer who shall assist him and report to him as part of his team. The CF and AO shall be well-trained and experienced officer and equivalent to joint secretary to assist principal accounting officer in matters relating to risk management, asset protection, internal control, audit, reconciliation of accounts, monitoring and coordination with the DSE, PSE, and financial priorities of expenditure and receipts. सारे फंक्शन जो हैं वो ये अपने जिम्मे लेता है। ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो होता है अपने सेक्रेटरी को बताता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एलोकेटिंग एंड स्पेंडिंग द मनी। फिर एसेट की प्रोटेक्शन के बारे में भी इसका काम है, इंटरनल कंट्रोल भी करता है, इंटरनल ऑडिट भी करता है अपनी मिनिस्ट्री का, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स भी करता है ये, और मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो पीएससी और डीएससी के साथ करता है। तो सारे मैटर जो कि आपके एक्सपेंडिचर और जो आपकी रिसीट्स हैं उनसे मुतल्लिका होते हैं, ये उनको हैंडल कर रहा होता है to assist the principal accounting officer. CFO shall have such supporting officers and staff. इसके अंडर भी एक इसका अपना स्टाफ होता है जो कि उसके काम में मदद देता है, लेकिन he ultimately is responsible to the principal accounting officer. Orders for posting of CFO shall be issued by the establishment division in consultation with the Auditor General of Pakistan. मैंने अर्ज किया था पिछली स्लाइड के अंदर कि CFAO जो होता है ये नॉर्मली ग्रेड 20 ऑफिसर होते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट के, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की कंसल्टेशन के साथ इनकी पोस्टिंग जो है वो मिनिस्ट्रीज के अंदर की जाती है। The officer posted as such by establishment division shall not be transferable to any other wing of the ministry. जो है उसमें इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता unless a consultation has been held with the Auditor General by the establishment division. तो दोनों मिलके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान
CFAO की पोस्टिंग जो है वो करते हैं। CFAO and official staff under him shall be under the administrative control of the ministry. अब CFAO जो है वो तो बंदा ऑडिटर जनरल का नॉर्मली होता है, लेकिन इसके अंडर जो बाकी स्टाफ होता है वो मिनिस्ट्री के लोग ही होते हैं जो कि इसको असिस्ट करते हैं अपना काम करने के। However, the transfer of the CFAO out of the ministry division shall be with the concurrence of the Auditor General of Pakistan. अगर मिनिस्ट्री जो है वो उसको ट्रांसफर उसकी CFAO की करना चाहेगी तो ऑडिटर जनरल को लूप में लेना पड़ेगा, ऑडिटर जनरल को कंसल्ट करना पड़ेगा। He shall work directly under the principal accounting officer and be accountable to him. He shall coordinate his work with the financial advisors of the organization. ये CFAO और फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है वो दोनों मिल के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को हेल्प आउट करते हैं कि कैसे मिनिस्ट्री के फाइनेंशियल मैटर्स को डील करना है। अब मैं नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो होता है उसकी क्या है। नंबर 1, CFAO की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी स्नान आवाज आ रही है। ये बता रहा था कि CFAO जो होता है उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो मैं नंबरिंग में मैंने दे दी हैं आपको। मेंटेनेंस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ बजट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, consolidation of public sector development program, advice in delegated fields, process of cases in non-delegated fields, role in public accounts committee, PAC and DAC, internal audit, compliance with rules, regulations and orders और internal control। ये तकरीबन 8 आपके जो हैं ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो CF&AO। आपको जब इम्तहान के अंदर क्वेश्चन आएगा तो 5-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये आप 8 पॉइंट्स लिख देंगे तो दैट विल सर्व योर पर्पस। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है पार्ट 2 का हमारा। पार्ट 2 के अंदर ये मैंने एक समरी दी है आपको करने के लिए। ये तकरीबन को 5 पैराग्राफ्स हैं। इनको आप देखें ज़रा 10 मिनट के टाइम के अंदर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके नोट करके रखें। कोशिश करें कि उनको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकें आप। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो सलूशन मैं आपको देना चाहता हूँ, आप अपना सलूशन उसके साथ मैच कीजिएगा। The participants are requested to go through the passage I have given in this part to make a summary. वो समरी जो है वो तकरीबन 105 से 110 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मीन्स कि ये 5 पैराग्राफ हैं तो एक पैराग्राफ तकरीबन आपका बढ़ना चाहिए। इसका जिस्ट जो है इसको पढ़ें और इसको आप नोट करें
लिखने की कोशिश करें। यू आर गिवन 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर दिस पर्पस। क्या कहते हैं कि अपना सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप फिर उसको मैच कर लीजिएगा। आप मेरे पास 7:09 हुए हैं, तो फिर जो मैं बोलूंगा आप उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास इस स्लाइड का। फिर मैं अगले 2 पैराग्राफ्स दूंगा, उसको इन सबको मिला के आपने अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ऊपर आप इसका अपनी समरी जो है वो तैयार कीजिएगा। प्लीज टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लें आप। देन अगली स्लाइड है, उसका भी ले लें। राबिया हो गया? जी बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटे ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटे, मैं नेक्स्ट भी दिखाता हूँ आपको, आप जी लोगों को। हो गया बेटे इसका भी? जी सर, इसका भी ले लिया। अच्छा बेटे, आप इन जो 3 आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, इनमें से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने 10 मिनट के अंदर अपनी कॉपी के ऊपर लिख के रखें। तो फिर उसको जोड़ें, कोशिश करें जितना भी हो सके सॉल्व करें। फिर मैं अपना सोल्यूशन आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके? जी ठीक है सर। आना बेटे, ये देखो आ रहा है ये वाला। अब ये आता रहेगा, ये खुद ही अच्छा, ये आता रहेगा। प्लीज गो थ्रू दीज पैराग्राफ्स। 8 मिनट बाकी रह गए हैं, इसमें इसे कंप्लीट करें बाय गोइंग थ्रू इट। फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका जो है वो।
जी आपका टाइम जो है वो ओवर हो गया है। अब नुमान मसूद फ्रॉम लाहौर। मेरी आवाज आ रही है? हसनैन, नुमान, नुमान कहाँ है? जी जी सर। नुमान लिख लिया आपने? जी सर। कितने वर्ड्स का अंत बना है आपका पैसेज? सर वर्ड्स तो नहीं लिखे हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लगे हैं, वो लिखे थे। अच्छा, वर्ड्स नहीं तो बनाए। अभी पॉइंट नहीं बनाया आपने, लिखा नहीं उसे? नो हाँ? सर। नो सर। अच्छा, लिखा नहीं है। उल्फत अब्बास ने? जी उल्फत अब्बास, बन गए पॉइंट? लिखा आपने कुछ? जी सर, पॉइंट लिख लिए हैं, अभी तक समरी नहीं बना सके, टाइम में सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, पॉइंट लिख लिए हैं। ओके, इस्माइल शबीर? इस्माइल शबीर? मुनीबा? सर मुनीबा का माइक खराब है, इस वजह से वो बोल नहीं सकती, लिख के कर रही है नीचे चैट में मैसेज। अच्छा, चैट में कर रही है। तो निदा? रजा दरीस? जी रजा, हो गया बेटे आपका? जी सर, अभी पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना सॉल्यूशन। इस पूरे पैसेज को 110 वर्ड्स के करीब है, इसको आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेके इसको देखें आप। स्लाइड नजर आ रही है रजा? जी सर, आ रही है, सोल्यूशन नजर आ रहा है। सॉल्यूशन बेटे इसको तो लिखें ना, ये तो कोई 5-7 सेंटेंसेस हैं, इस सॉल्यूशन को लिख लें आप। जी ठीक है सर, लिख लेते हैं, 10 मिनट दे दें सर। हाँ लिख लें, इसको लिख लें।
जी प्लीज हाफिज फराज साहब, आपने लिख लिया है? जी सर, हो गया। ओके ओके ओके। वेयर इज अहमद हसन फ्रॉम ननकाना? Not attending? नकाश दुगल? नवीद अहमद? मोहम्मद आजम? नो वन इज लिसनिंग माई वॉइस। ओके, चले, ये सोल्यूशन आपका हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरा पार्ट है हमारा। प्लीज इसको गौर से जरा देखिएगा। जी हाफिज फराज साहब। जी जी। जी सर। जी सर। हो गया, लिख लिया आपने हाफिज साहब? जी सर, बिल्कुल सर। ओके 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 बेटे, ओके ओके। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3, पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन। इसके अंदर आज हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्रेस कम्युनिके या प्रेस नोट क्या होता है, और रेजोल्यूशन क्या होता है। ये गवर्नमेंट के डिफरेंट जो कम्युनिकेशन के तरीक़ाकार हैं उनके बारे में है। और विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ द पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन। जो डिफरेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन तकरीबन आज कंप्लीट हो जाएगी इन 4 को शामिल करके। तो पहले हम देखते हैं कि ऑफिस ऑर्डर क्या होता है। An office order is usually issued in the government offices containing instructions exclusively for the purpose of internal administration. It deals with distribution of work among the officers and the sections, grant of regular leave and so on. कि हम लफ्ज सुनते हैं ना अपने दफ्तरों के अंदर के ऑफिस ऑर्डर इशू हो गया है। ऑफिस ऑर्डर जो है वो किसी एक दफ्तर के अंदर के मामलात को, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को, इंस्ट्रक्शंस को वो नोटिफाई करता है। जैसे अफसरों के दरमियान जो है वो चार्ज का मसला जो है, फिर सेक्शंस कौन कौन सा जो है किसके अंडर आएगा और क्या क्या काम जो है वो करने होंगे। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ऑफिस ऑर्डर होते हैं। ये एक दफ्तर के अंदर ही रहते हैं, ये बाहर की दुनिया के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता। एक ऑफिस की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिस ऑर्डर के जरिए चलती है। क्यों जी, क्लियर हुआ आपको? आरिफ जमील? जी बेटा। ऑफिस ऑर्डर के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑफिस ऑर्डर किसी भी एक दफ्तर के अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन। जी आरिफ? हाँ बेटे, क्लियर हुआ कुछ आपको ये? जी जी सर, क्लियर सर। हाँ क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं कि ये
जी किसी और का क्वेश्चन अभी फिर लिख लीजिएगा, मैं बाद में उसको करूंगा। ऑफिस ऑर्डर के बाद ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो होता है इसका कैनवस बड़ा होता है, ये गवर्नमेंट इशू करती है। हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री या डिवीजन से इशू होता है, जिसमें तकरीबन जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं कि उसमें डिसिप्लिनरी केसेस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के डिस्कस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स डिस्कस होते हैं मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर, और राइट ऑफ लॉसेस इसमें डिस्कस होते हैं, क्रिएशन एंड सैंक्शन ऑफ संक्शन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट जो हैं, ये जब आपका आपका हेडक्वार्टर जो मिनिस्ट्री है वो कोई इशू करती है तो दैट वुड बी कॉल्ड एन ऑर्डर। और ऑर्डर जो है वो उसके डाउनवर्ड जितने अटैच्ड लोग होते हैं उनके साथ उनका लिंक होता है। सिर्फ अपने अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन या अंडर की इंस्ट्रक्शंस से मुतलका ये नहीं होता कि और लोग भी इसके साथ जो है बाहर के वो कंसर्न्ड। तो आपकी जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं वो भी एक ऑर्डर के तहत इशू होती। अबैदुर रहमान जी बेटे। तो आई वाज टेलिंग यू कि ऑफिस ऑर्डर जो है वो आपके अंदरूनी मामलात एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों के चार्ज के, सेक्शंस के चार्ज के, और दोबारा देखिए पिछली स्लाइड को ज़रा, तो फिर आपको ये क्लियर होगा ऑफिस ऑर्डर और ऑफिशियल जो ऑर्डर है क्या फ़र्क है। ऑफिस ऑर्डर जो है क्या करता है, usually issued in the government offices containing instructions exclusively for the purpose of internal administration. It deals with distribution of work among the officers and sections normally, and grant of regular leave and allied matters that are concerned with the internal office only. ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसका इम्पैक्ट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा उसको बाकी कंसर्न्ड लोग जो हैं उन तक भी जो है वो मैसेज पहुंचाना होता है कि गवर्नमेंट हैज टेकन सच डिसीजंस, सर्टेन पॉलिसीज, क्रिएशन ऑफ पोस्ट लाइक दैट, सारी चीजें जो हैं और फाइनेंशियल सैंक्शन जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद ऑर्डर के बाद आता है आपका प्रेस कम्युनिके। प्लीज नोट इट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट। ये क्या होता है? ए प्रेस कम्युनिके or press note is issued in order to give wide publicity to the decisions of the government. गवर्नमेंट की जो वाइड पब्लिसिटी के जो नोटिसेस होते हैं उनको प्रेस कम्युनिके या प्रेस नोट कहा जाता है। इसका बड़ा मकसद जो है, मेन मोटिव इन दिस रिगार्ड इज टू कीप द जनरल पब्लिक इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर देम, कि गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या कर रही है या करने जा रही है, ये प्रेस कम्युनिके या प्रेस नोट के लिए गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है जनरल पब्लिक को। लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा फर्क होता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है 2 नंबर का कि प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट के अंदर क्या फर्क है। तो प्लीज नोट डाउन, स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। There is a little difference between a press communique and a press note.
प्रेस कम्युनिके जो है ये मोर फॉर्मल इन कैरेक्टर कंटेंट होता है देन ए प्रेस नोट। मिसाल के तौर पर एक कम्युनिके विल बी रिप्रोड्यूस इंटायर रिलीज होती है, वो आपको प्रेस जो है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता, हर्फ बहरफ जो है वो उसको प्रिंट करना पड़ेगा। एक जो प्रेस नोट होता है उसके अंदर सोहेल मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन बेटे, 1 मिनट ठहर जाओ जरा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर हुई है स्नैप? कम्युनिके नोट है, इसका सर जो है वो लोग ले ले, पार्टिसिपेंट्स ले ले। इसका क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आपको प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिके के फर्क के ऊपर पूछा जाता है। 2 नंबर का सवाल आता है ये। तो मैंने अर्ज किया कि प्रेस कम्युनिके जो है वो आपका उसके अंदर जो गवर्नमेंट भेजेगी उसको प्रेस को छापना पड़ेगा। और प्रेस, लेकिन प्रेस नोट जो है वो गवर्नमेंट अगर भेजती है प्रेस को तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन कर सकता है प्रेस, लेकिन वो उसके पर्पस को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। तो ये इस बारे में है कि प्रेस नोट को एडिट कर सकता है प्रेस, उसको एनलार्ज कर सकता है, उसको कॉम्प्लेक्स कर सकता है। तो लेकिन फंडामेंटल जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको वो टेम्पर नहीं कर सकता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको देखें कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं ये चीजें। हो गया जी ये राबिया? हो गया बेटे? जी बेटे, जी सर, नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट हो गया? जी सर, ले लिया। ओके बेटे, ओके ओके ओके। वेयर इज बेनजीर? वेयर इज मोहम्मद इसहाक? फ्रॉम लाहौर। हाँ भाई औरंगजेब। हाँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन आपका जो लेक्चर है ना वो हमें टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे। क्या मतलब टाइम से डिलीवर होने का? प्रीवियस जो आप लेक्चर हमें दिया था ना उसका जो स्लाइड हमें हफ्ते में नहीं मिल रहा है, यानी आज मिला वो हमें उसी दिन नहीं मिल रहे। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से सर। अच्छा, इस्लामाबाद से बोल रहे हैं। मिल गया ना आपको? तो ये क्योंकि साथ साथ बाकी दिनों में हम पढ़ रहे हैं ना सर, उसमें अगर टाइम पे मिला तो हम उनको थोड़ा देखेंगे लेक्चर के बाद। अच्छा, चले चले, मैं आज इसको अभी मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा
अभी हसनैन को ढूंढना करेगा। हसनैन किधर है आज? डियर पार्टिसिपेंट्स, ये हमारा ये लास्ट वन है पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन जो है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक पब्लिक announcements of the various decisions of the government relating to important matters of policy. जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट अपने रेजोल्यूशन के जरिए उसको नोटिफाई करती है। कोई मसलन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस ऑफ है, फिर जो वो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट इनको जाहिर। रेजोल्यूशंस आर आल्सो पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ पाकिस्तान। बस गजेट ऑफ कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ नोटिफाई होती हैं, पब्लिश होती हैं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक इन द कंट्री। तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। वी आर लेफ्ट विद 13 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो। आप हसनैन इन्हें अलाउ करें, आप भाई सवाल इनके आए तो इनके मैं जवाब दे सकूं। जी हसनैन, कहाँ से? सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। अबैदुर रहमान। जी सर, मेरा किस सेक्शन क्वेश्चन से ये हैं? था कि नहीं, सेक्शन कैसे हैं सर आप? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सेक्शन बी से। सेक्शन बी से अबैदुर रहमान। आपका नाम तो जी मैंने सर। कभी सुना नहीं बेटे। आप अच्छा, आप वो नहीं पढ़ते पब्लिक फाइनेंस? नहीं सर, अच्छा, चले सर हम चले बिजनेस चले। इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा जी। ओके बेटे, चले बताएं क्या क्वेश्चन आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टाफ ऑफिस ऑर्डर में और ऑफिस ऑर्डर में कोई डिफरेंस होता है? अगर है तो काइंडली उसको एक्सप्लेन कर दें। नहीं, स्टाफ ऑफिस ऑर्डर तो वही है, वो मैंने बता दिया है कि वो लोगों के ट्रांसफर चार्ज की जो है वो इसको ये चार्ज दे दिएगा, इस सीट से हटा के दूसरी सीट पर लगा दिया गया। तो ऑफिस ऑर्डर और स्टाफ ऑर्डर वो एक ही चीज़ है, उसी के अंदर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है विद इन योर ऑफिस जो है वो रेगुलेट होती है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम सर। थैंक यू सर। जी वालेकुम सलाम। सर नवीद बात कर रहा हूँ स्वाद से। समय सवाद से बोल रहे हैं आप? नवीद बात कर रहा हूँ स्वाद से। जरा आहिस्ता बोलिएगा, आप जरा बहुत तेज बोल रहे हैं तो चले सर चले नवीद, समय बोलिए। नवीद बात कर रहा हूँ स्वाद से सर। अच्छा नवीद, जी चले सर। जी, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये था कि ये जो आप प्रेजेंटेशन चला रही है, अगर आप फुल व्यू पे चलाए तो अच्छा होगा ताकि हम यहाँ पे उसके इस व्यू ले सके सर। इसका व्यू नहीं आप ले सकते? मेरा ख्याल है आ तो जाना चाहिए इसका। सर अगर आप फुल स्क्रीन पे जी चलाए जी, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट कि आपको मैं बड़ा जरा इसको दिखा सकूं। लेकिन अभी आज तो गुजारा करें, मैं आई विल सेंड यू दी कॉपी जो है वो सर्कुलेट भी आज कर दूंगा मैं, तो आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी ओके, शुक्रिया आपका भी, वेलकम। सर जी मेरा क्वेश्चन है का? सबसे पहले अपना नाम बताइए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताइए, देन जी सर क्वेश्चन। रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। हाँ जी रजा प्लीज। जी,
जी रजा अदरीस बताइए। प्रेसी से मेरा 2 क्वेश्चन है सर, मेरे एक प्रेसी से है और एक है सर चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर के रोल से। बेटे एक एक करके पूछिएगा। पहला बताइए कौन सा, प्रेसी से मुताल्लिक। प्रेसी से सर मेरा पहला क्वेश्चन, सर आपने बताया था कि सीक्वेंस को प्रेसी करते हुए फॉलो करना होता है, तो उसमें सर आज जो एक प्रेसी आपने सर शेयर की है उसके सॉल्यूशन में सर, वो पहला पैराग्राफ जो था वो था टेररिज्म के बारे में, लेकिन जी, आपने सर जो सॉल्यूशन शेयर किया उसमें टेररिज्म को आप एंड पर ले गए, मतलब एक लाइन में आपने लिख दिया, शुरू आपने किया है जो पाकिस्तान के जो डिफरेंट वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हाईलाइटेड है, तो इसका सर जी क्या रजा, रीजन है सर? जी इसकी रीज़न मैं देता हूँ बेटे। रज़ा, इसकी रीज़न ये है कि मैंने इस तरतीब को क्यों चेंज किया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, मैंने जानबूझ के इसको किया है। मैंने लिखवाया था आपको कि इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ें अपनी, आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी थी समरी बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर लिखा था कि इसकी तरतीब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेन फोकस जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं उसको नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अच्छा, अब इसमें चीज ये थी कि आपका क्वेश्चन जो है वो समरी से मुतलका है, ये प्रेसी से मुतलका नहीं है। ये चीज जरा नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि आपका सवाल प्रेसी, कभी भी आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आपको यहाँ प्रेसी नहीं पूछी जाती, समरी पूछी जाती है। समरी के अंदर आप आइडियाज को ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेसी आएगी तो फिर उसी तरतीब से चीजें चलेंगी जिस तरतीब से वो आपको ऑथर जो है, जो एग्जामिनर है, वो दे रहा है। तो यहाँ प्रेसी रॉन्गली लिखी गई है, एक्चुअली ये समरी ही लिखनी थी आपने, और उसको मैंने इसलिए चेंज करके वो टेररिज्म और उसको एंड पर ले आया हूं मैं। लेकिन इट हैज कन्वेड ए कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट मीनिंग टू यू कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपको वो कंप्लीट यहाँ मिल रहा है। मैं दोबारा आपको इसको शो भी कर देता हूँ इस सोल्यूशन को। ये देखिएगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया, और इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स टू नोट इट डाउन कि ये क्वेश्चन जो है ये समरी के बारे में है। समरी और प्रेसी में फर्क ये है कि समरी में ऊपर नीचे आप तरतीब बदल सकते हैं, लेकिन प्रेसी के अंदर तरतीब नहीं बदल सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वाज़ेह करना था। रजा, कुछ क्लियर हुआ? जी सर, बस यही कंफ्यूजन थी, यानी प्रेसी और हाँ समरी मैं समझ रहा था एक ही होती है, लेकिन आपने हाँ, बताया कि उसमें नहीं डिफरेंस है। और आपको सवाल प्रेसी का आता, सॉरी समरी का आता है, प्रेसी का नहीं आता। तो अगर प्रेसी आ जाए तो फिर उसको उस एंगल से आपने देखना है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 1/3 के ऊपर ही आके जो है वो 1/3, वो भी 1/3। तो दूसरा सवाल क्या था आपका बेटे? सर मेरा दूसरा सवाल था कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है इसको हम चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर बना सकते हैं, क्योंकि ये डिप्टी सेक्रेटरी भी इंचार्ज होता है, उसके जो काफी सारे सेक्शंस का होता है इंचार्ज, 3-4 सेक्शंस का, उसमें अकाउंट्स का भी आता है सर। नहीं बेटे, नहीं, ये जो CF&AO है, ये आजकल मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है वो ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है और पोस्टेड होता है, और डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो ग्रेड 19 का होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं रखा गवर्नमेंट ने, लेकिन नॉर्मली इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है कि CF&AO जो है वो आता है ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स के मैटर्स को देखता है। जो आपका होता है डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बंदा होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को डील करता है। इसको आज तक लगाया नहीं उन्होंने किसी डिप्टी सेक्रेटरी को CF&AO।
मेरी नज़र से कोई बंदा ऐसा नहीं गुजरा कि वो उसको डिप्टी सेक्रेटरी को यहाँ लगाएंगे, क्योंकि उनका शोबा ही नहीं है ये। CFO जो है अकाउंट से सर्विस से मुतल्लिका लोग होते हैं। जी सर, जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम नवीद हंसला? हकीम इरफान, मोहम्मद आजम, कोई भी अटेंड नहीं कर आज? शहरयार खालिद, आयशा नजम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शहरयार बात कर रहा हूँ। हाँ शहरयार आ गए। हाँ आपका शहरयार कैसा रहा लेक्चर, कुछ समझ आई कि? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ आ गई सारी। या वो साद महमूद की तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कंप्लेन होती है बस। अच्छा चले चले, ठीक है बेटे, ठीक है। तो जी बेटे जी आपको, सर, ऑल क्लियर सर। हाँ ओके ओके बेटे, थैंक ओके। यू सर, थैंक यू। बेनजीर, इरफान जड़मवाला से, रेहान, अबीर तारिक, राबिया, एनीबडी एल्स? किसी और से आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नो रेज योर सर। हैंड। हसनैन, सर वालेकुम सलाम। इब्रार साहब कहाँ से? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ सर। जी 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 फरमाइए। इस्लामाबाद से सर। जी 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 ठीक हो गया। सर ये प्रेस कैमनी और प्रेस रिलीज में क्या डिफरेंस है सर? ये एक ही चीज है या अलग अलग है सर? जी अलग अलग है, मैंने उसमें सर आवाज नहीं आ रही।